यहाँ आपके दोस्तों ने चिड़िया आ गई है एक नई कहानी लेकर। गर्मियों का मौसम था। एक दिन बच्चों की टोली में सबसे बदमाश टिंकू कबूतर सारे पक्षी बच्चों से कहता है, अरे जब से छुट्टियां हुई है रोज हम लोग वही जामुन और शहतूत के फल खाया करते हैं। तुम सब अगर तैयार हो तो आज मैं तुम लोगों को एक बड़ा सा अमरूद का पेड़ दिखाता हूँ। वहाँ चलकर हम लोग जी भर के अमरूद खाएंगे। अरे तुम्हें कहाँ मिल गया ये अमरूद का पेड़? हमारे जंगल में तो ऐसा कोई पेड़ नहीं है जहाँ पर जाकर हम मुफ्त में अमरूद खा सकें। अरे तुम लोग चलो तो सही, वो पेड़ थोड़ा दूर जरूर है लेकिन उस पर बहुत स्वादिष्ट और बड़े बड़े अमरूद लगे हुए हैं। तुम कहीं उस जंगल के सुनसान इलाके में पड़ने वाले अमरूद के पेड़ की बात तो नहीं कर रहे हो? ना बाबा ना, हम लोग वहाँ नहीं जाने वाले। मेरी माँ ने वहाँ जाने से मना किया है। अरे तुम तो हो ही डरपोक चिड़िया, अपने साथ साथ हमें क्यों डरा रही हो? अरे तुम्हें नहीं चलना तो मत चलो, तुम यहाँ रहो और ये जामुन खाओ। हम तो उस पेड़ पर अमरूद खाने जा रहे हैं। सारे पक्षी टिंकू की बात से सहमत हो जाते हैं और सुनसान स्थान पर लगे हुए उस अमरूद के पेड़ पर अमरूद खाने चले जाते हैं। अरे वाह टिंकू, तुम तो सच कहते थे, इस पेड़ पर तो बहुत सारे अमरूद लगे हैं। अब हम लोग रोज यहाँ पर अमरूद खाने आया करेंगे। पक्षियों की बात सुनकर उस पेड़ पर रहने वाली चुड़ैल चिड़िया की नींद टूट जाती है। अरे वाह, पक्षियों के बच्चों की मेहनत। मेरे अमरूद के पेड़ पर फल खाने की कीमत अब इन बच्चों को अपनी जान देकर चुकानी पड़ेगी। आज तो इन बच्चों को खाकर मैं अपनी बरसों की भूख मिटा लूंगी। अब इन बच्चों में से मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। चुड़ैल चिड़िया बच्चों पर हमला करने ही वाली होती है कि तभी ओझा उल्लू वहाँ से गुजरता है। अरे बच्चों, तुम लोग इस पेड़ पर बैठकर क्या कर रहे हो? क्या तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें नहीं बताया कि इस पेड़ से अमरूद खाना मना है? चलो जाओ यहाँ से। ओझा उल्लू को वहाँ देखकर सारे पक्षी बच्चे डर जाते हैं और तुरंत वहाँ से उड़ जाते हैं। ये कैसे हो सकता है? मेरे इतने करीब आकर मेरा शिकार मेरे हाथ से कैसे निकल गया? इन बच्चों के खून की महक मेरी भूख को और भी बढ़ा रही है। अब मैं इन बच्चों को खाए बिना नहीं रह सकती। अब मुझे कोई उपाय तो ढूंढना ही होगा। इसके बाद भूतिया चिड़िया बच्चों का शिकार करने के लिए एक उपाय सोचती है। अगले दिन भूतिया चुड़ैल चिड़िया एक साधारण चिड़िया का भेष बदलकर जंगल में अमरूद बेचने आती है। अमरूद ले लो, अमरूद, ताजे ताजे अमरूद, मीठे रसीले अमरूद। मेरे अमरूद इतने ताजे और रस भरे हैं कि जो इन्हें एक बार खाता है वो दोबारा खाए बिना नहीं रह पाता। अमरूद बेचने वाली चिड़िया की आवाज सुनकर सबसे पहले टिंकू कबूतर बाहर निकलता है। अरे अमरूद बेचने वाली, तुम्हारे अमरूद तो वाकई बहुत बड़े और रसीले लग रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे तुम उसी बड़े पेड़ से तोड़कर ये लाल अमरूद लाई हो। टिंकू कबूतर उस चुड़ैल चिड़िया की बातों में आ जाता है और जैसे ही वो उस अमरूद को खाता है वो चुड़ैल के सम्मोहन में आ जाता है। एक शिकार का इंतजाम तो हो गया, बाकी के शिकार को और ढूंढना है। मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। तुम सबको चुन चुन के अपने अमरूद के पेड़ पर ले जाऊंगी। इसके बाद टिंकू कबूतर सम्मोहित होकर खुद ही उस अमरूद के पेड़ के पास जाने लगता है। थोड़ी दूर जाने पर, इससे पहले कि कोई और पक्षी मुझे देखे, जल्दी जल्दी उन बच्चों को ये अमरूद खिला देती हूँ और पकड़कर अपने पेड़ पर ले जाती हूँ। तभी चुड़ैल चिड़िया को चिंकी चिड़िया अपने घर के बाहर खेलती हुई दिखाई पड़ती है। अरे आओ आओ छोटी चिड़िया, तुम्हें भी अमरूद बहुत पसंद है ना? लो मेरे अमरूद खा कर देखो। नहीं नहीं, मेरे पास अमरूद खरीदने के लिए पैसे नहीं है। मुझे तुम्हारे अमरूद नहीं चाहिए। तुम्हारे जैसे छोटे छोटे बच्चों को मैं मुफ्त में अमरूद देती हूँ। मैं तुमसे पैसे नहीं लूंगी। आओ मेरे पास अमरूद खाकर देखो कैसा है। नहीं, मैंने कहा ना, मुझे अमरूद नहीं चाहिए। मेरी माँ ने अजनबी पक्षियों से कुछ भी लेने को मना किया है। बड़ी जिद्दी है ये चिड़िया, लगता है ऐसे नहीं मानेगी। इतना
कहकर वो अपनी भूतिया रूप में आ जाती है। मैंने कहा ना, जल्दी से अमरूद खा ले, खा जल्दी से, खा जल्दी ले। भूतिया चिड़िया जबरदस्ती चिंकी के मुंह में अमरूद का टुकड़ा डाल देती है, जिसके बाद वो भी सम्मोहित होकर वहाँ से अमरूद के पेड़ की ओर उड़ जाती है। इसी तरह वो चुड़ैल चिड़िया बारी बारी से जंगल के सभी पक्षियों को सम्मोहित करके अपने अमरूद के पेड़ पर ले जाती है। कुछ देर बाद जंगल में अपने बच्चों को गायब पाकर सारे पक्षी रोने लगते हैं। अरे देखो पक्षियों, एक साथ इतने सारे बच्चों के गायब होने के पीछे जरूर कोई बड़ी वजह है। आज दोपहर में मैंने एक अमरूद बेचने वाली को देखा भी था, जो बच्चों को मुफ्त में अमरूद बांट रही थी। अब मुझे लगता है उस अमरूद बेचने वाली उसी चिड़िया के आने के बाद से ही बच्चे गायब हुए हैं। हे भगवान, कहीं वही अमरूद के पेड़ पर रहने वाली चुड़ैल ही तो आप सभी के बच्चे नहीं ले गई है। अरे कल ही मैंने बच्चों को उस पेड़ पर अमरूद खाते देखा था। बच्चों की शरारत समझकर मैंने इस बात को आप सभी तक नहीं पहुंचाया। इसके बाद सभी पक्षी उस अमरूद के पेड़ के पास पहुंचते हैं, जहां पर अमरूद की जगह उनके बच्चे पेड़ पर लटके हुए दिखाई पड़ते हैं। सभी पक्षी अपने बच्चों को ऐसी हालत में देखकर बहुत रोने लगते हैं। अगर अपनी जान प्यारी है तो सब के सब यहाँ से चले जाओ, वरना तुम्हारे बच्चों के साथ साथ आज तुम लोग भी मारे जाओगे। देख, इन मासूम बच्चों को जाने दे और इस जंगल को छोड़कर चली जा, नहीं तो आज मैं तुझे नहीं छोड़ने वाला। अगर तू मुझे कैद करेगा तो तू भी मारा जाएगा। चला जा यहाँ से, ये बच्चे मेरा शिकार हैं। चुड़ैल की बात सुनकर उल्लू ओझा एक लाल रंग का धागा उस पेड़ पर बांध देता है, जिससे चुड़ैल चीखने लगती है। उल्लू अंकल, इन चुड़ैल आंटी को मत मारिए, ये तो बहुत अच्छी आंटी है, इन्होंने हमें मीठे मीठे अमरूद भी खिलाए। बच्चों की मासूम बात सुनकर चुड़ैल को अपने किए पर बहुत पछतावा होता है और वो माफी मांगकर सभी पक्षी बच्चों को मुक्त कर देती है। सभी पक्षी भी चुड़ैल का धन्यवाद देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ आपकी दोस्त टूनी चिड़िया आ गई है एक नई कहानी लेकर। चंपक वन में बहुत से पशु पक्षी खुशी खुशी रहा करते थे। इसी जंगल में झिलमिल चिड़िया अपने पति अंटू और अपने बेटे बंटी के साथ रहती थी। चंपक वन में एक बहुत ही पुराना बरगद का पेड़ था, जिस पर कोई भी पक्षी अपना घोंसला नहीं बनाता था, क्योंकि वहाँ खूनी भूतिया चिड़िया रहा करती थी, जो लोगों का खून पी जाती थी। कोई नहीं जानता था कि वो चिड़िया कब से वहाँ रह रही थी, पर उसके डर से कोई भी उस बरगद के पेड़ पर तो क्या, उसके आसपास के पेड़ों पर भी घर नहीं बनाता था। पर कुछ बेचारे गरीब पक्षी सस्ते होने के कारण यहाँ पर घर खरीद रहे थे। झिलमिल के पति को भी एक बहुत बड़ा सा घर बहुत ही कम कीमत पर यहाँ मिल गया। सुनो, हमारा नया घर तो ठीक भूतिया चिड़िया के पेड़ के सामने है, मेरी मानो तो उसे मत खरीदो। अरे झिलमिल, हमारे अलावा भी और भी परिवार यहाँ रहते हैं। यहाँ पर बहुत कम कीमत पर घर उपलब्ध है, फिर अपनी सुरक्षा तो सभी को स्वयं करनी पड़ती है। हमारे जैसे नन्हे पक्षियों को तो अनगिनत खतरे होते हैं, हम कब तक डरते रहेंगे। आखिर हमें इन सभी खतरों का कभी न कभी तो सामना करना ही पड़ेगा। तुम चिंता मत करो, हमें कुछ नहीं होगा। झिलमिल जानती थी कि उसका पति ठीक कह रहा है, इसीलिए उसने उसकी बात मान ली। वो लोग अपने नए घर में शिफ्ट हुए ही थे कि एक दिन नीमा कबूतरी झिलमिल के घर उससे मिलने आई। अरे झिलमिल, तुम्हें पता है कल बजरंगी बाज की मौत हो गई। ओह, ये तो बहुत बुरा हुआ, पर कैसे? अरे बहुत दिनों से रोज रात में वो घर से गायब रहता था, फिर जाने क्या हो गया कि अचानक उसकी मृत्यु हो गई। उसकी लाश उसी बरगद के पेड़ पर मिली जिस पर वो भूतिया खूनी चिड़िया रहती है। बजरंगी की पत्नी का तो रो रो के बुरा हाल है। लगता है बरगद वाली भूतिया चुड़ैल ही उसे रोज पुकारती थी और उसी ने बजरंगी को मारा है। कई दिनों से वो बहुत कमजोर हो गया था। वो चुड़ैल रोज उसका खून पिया करती थी। वाकई? हे भगवान, ये तो बहुत बुरा हुआ। मैं तो अंटू से बहुत मना कर रही थी कि बरगद के सामने वाले पेड़ पर घर मत खरीदो, पर वो नहीं माने। यहाँ आसपास के पेड़ों पर सस्ते और बढ़िया घर मिल जाते हैं, क्योंकि पक्षी यहाँ घर खरीदना ही नहीं चाहते। हाँ, मैं समझ सकती हूँ
इसीलिए तो तुझे सावधान करने चली आई। तुम्हारा बेटा भी अभी बहुत छोटा है, तो तुम तो खास ध्यान रखना। बजरंगी के घर पर 2 दिन के बाद पूजा है, तुम भी जरूर आना। अच्छा, अब चलती हूँ। झिलमिल ने शाम को ये बात अपने पति को बताई तो वो चिंतित हो गया, पर अब कर भी क्या सकते थे। सो बात आई गई हो गई। एक दिन झिलमिल अपने बेटे को उड़ना सिखा रही थी। बंटी, ज्यादा दूर मत जाना और उस बरगद के पेड़ से दूर ही रहना। नहीं माँ, तुम चिंता मत करो, मैं थोड़ी दूर ही उड़कर वापस आ जाऊंगा और बरगद के पास जाने का तो सवाल ही नहीं उठता। झिलमिल आश्वस्त होकर घर के काम निपटाने लगी और बंटी उड़ने की प्रैक्टिस करने लगा। बंटी उड़ते हुए जब बरगद के सामने से गुजरा तो अचानक किसी ने उसे पुकारा, बंटी बेटा, मेरे पास आओ। बंटी ने चौंक कर इधर उधर देखा तो उसे बरगद के पेड़ पर एक डरावनी चिड़िया की परछाई दिखी। बंटी उसे देखकर डर गया और वापस घर की ओर उड़ गया। बंटी ने अपनी माँ को इस विषय में कुछ भी नहीं बताया, क्योंकि वो उन्हें परेशान नहीं करना चाहता था। जब गहरी नींद में सोया हुआ था, तभी उसे नींद में किसी के पुकारने की आवाज सुनाई दी। वो उठ बैठा और खिड़की से बाहर देखा तो बरगद के पेड़ पर वही चिड़िया उसे पुकार रही थी। जाने बंटी को क्या हुआ कि वो सम्मोहन में बंधा हुआ उस बरगद के पेड़ पर पहुंच गया। बंटी, आओ, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें बहुत प्यार करूंगी और तुम्हें एक जादुई दुनिया की सैर पर ले चलूंगी। बंटी नींद में उड़ता हुआ उसी चिड़िया के पास पहुंच गया। चिड़िया ने उसके गले में अपनी चोंच फंसा दी और उसका खून पीने लगी। सुबह जब बंटी की नींद खुली तो वो उसी बरगद के पेड़ पर एक डाल पर सोया पड़ा था और उसके माता पिता उसके समीप ही खड़े थे। बंटी उठ बेटा, तू यहाँ क्या कर रहा है? हमने तुझे कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। मैंने तुझसे यहाँ आने को मना किया था ना, फिर क्यों आया यहाँ? माँ, कल रात मुझे किसी के पुकारने की आवाज सुनाई दी। मैंने खिड़की से देखा तो वो भूत या खूनी चिड़िया मुझे बुला रही थी। उसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं। अंटू और झिलमिल अपने बेटे को घर ले आए। झिलमिल तुरंत पंडित तोताराम से एक ताबीज ले आई और अपने बेटे के गले में पहना दिया। रात में झिलमिल बंटी के कमरे में ही सोई ताकि अपने बेटे पर नजर रख सके। पर जब रात हुई तो मानो झिलमिल बेहोश होकर सो रही थी। बंटी कब उठा और उसी बरगद के पेड़ के पास पहुंच गया। झिलमिल को कुछ पता न चला। उधर जब भूतिया चिड़िया ने बंटी के गले में तावीज देखा तो चौंक गई। अरे बंटी, पहले अपना तावीज उतार कर फेंक दो, फिर मेरे पास आओ। बंटी ने तुरंत गले में पड़ा ताबीज तोड़कर फेंक दिया और खुद उसी बरगद के पेड़ पर भूतिया चिड़िया के पास पहुंच गया। अगली सुबह फिर बंटी की नींद उसी डाल पर खुली और उसके माता पिता उसके समीप ही खड़े रो रहे थे। बंटी, तूने ताबीज क्यों फेंक दिया? माँ, मुझे कुछ भी याद नहीं, मुझे बचा लो माँ। वो चुड़ैल रोज मेरा थोड़ा थोड़ा खून पी जाती है, मुझे बचा लो माँ। ये सुनकर तो बंटी और झिलमिल के होश उड़ गए। उन्होंने सोच लिया कि वो अपने बेटे को उस चुड़ैल से बचा कर रहेंगे। झिलमिल और अंटू पंडित तोताराम के पास गए। ओ, तो ये बात है, वो चुड़ैल तुम्हारे बेटे के दिमाग पर कब्जा कर चुकी है और रोज उसका खून पिया करती है। उस चुड़ैल ने बहुत लोगों को जान से मारा है, पर मैं तुम्हारे बेटे को बचा कर रहूंगा। मैं पिछले कई वर्षों से ऐसे प्रेतों पर अध्ययन कर रहा था और मैंने विभिन्न पवित्र नदियों के जल को मिलाकर ये अभिमंत्रित जल बनाया है। इसे यदि उस चुड़ैल पर डाल दें तो वो जलकर राख हो जाएगी। लाइए पंडित जी, मैं अभी ये जल उस पेड़ पर डाल देती हूँ। ये जल रात के समय ही चुड़ैल पर डालना है, जब वो पूरी तरह ताकतवर होती है। पंडित जी, रात में तो हम सब बेहोश हो जाते हैं, फिर उसे कैसे रोकें? इस समस्या का भी उपाय है। तुम लोग अपने बेटे के पैर से अपने पैर बांध कर सोना। जब वो भूतिया चिड़िया के पुकारने पर वहां जाने लगेगा तो तुम लोग भी रस्सी के खींचने से जग जाओगे। ये उपाय सुनकर झिलमिल और अंटू खुश हो गए। रात होने पर वो दोनों अपने बेटे के साथ अपने पैर बांधकर सो गए। आधी रात में चुड़ैल ने बंटी को पुकारा तो वो उठकर जाने लगा। इससे अंटू और झिलमिल के पैर में बंधी रस्सी खिंच गई और वो दोनों भी उठ गए। उन्होंने धीरे से रस्सी खोली और बंटी का पीछा किया। बंटी सीधा उस बरगद के पेड़ पर पहुंचा। आओ बंटी, आज मैं तुम्हें अपने साथ अपनी दुनिया में ले जाऊंगी।
फिर तुम और मैं सदा साथ साथ रहेंगे। उसी समय झिलमिल और अंटू प्रकट हुए। रुक जा चुड़ैल, मैं तुझे अपने बेटे की जान नहीं लेने दूंगी। मैं पंडित तोताराम से ये अभिमंत्रित जल लेकर आई हूँ। हाँ, आज हम तेरे आतंक का अंत करके ही दम लेंगे। इतना कहकर झिलमिल चुड़ैल की ओर बढ़ने लगी। तभी चुड़ैल ने अपने हाथ हिलाए तो वहाँ तेज आंधी चलने लगी। झिलमिल और अंटू के लिए चुड़ैल तक पहुँच पाना मुश्किल हो गया। तभी उन्हें दूर से उड़कर आते पंडित तोताराम दिखाई पड़े। मैं जानता था ये चुड़ैल इतनी आसानी से नहीं मानेगी, इसीलिए मैं भी यहाँ आ गया। आज रात पूर्णिमा की रात है, आज रात इसका अंत होना बहुत जरूरी है। पंडित तोताराम ने एक मंत्र पढ़ना शुरू किया तो आंधी का तेज कम होने लगा। झिलमिल और अंटू पवित्र जल लेकर आगे बढ़े और चुड़ैल पर डाल दिया। चुड़ैल जोर से चीखी और जलने लगी। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मुझे बचा लो। मैं यहाँ से दूर चली जाऊंगी और इस जंगल में किसी को परेशान नहीं करूंगी। अगर तू इस जंगल से चली भी गई तो किसी और जंगल के पक्षियों को परेशान करेगी। तेरा मर जाना ही सबके हित में होगा। कुछ ही देर में वो भूतिया चिड़िया जलकर गायब हो गई। बंटी वहीं उसी डाल पर बेहोश पड़ा था। अंटू और झिलमिल उसे लेकर घर आ गए। अगले दिन से बरगद का पेड़ भूत मुक्त हो गया और अब उस पर पक्षियों ने अपना घोंसला बना लिया।